Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. In today's video, I will discuss MCQs based on international trade and finance. So students, ये टॉपिक बेसिकली फॉरेन ट्रेड से ही रिलेटेड है एंड आई थिंक आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा भी होगा. देखिए स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक्स दे माइट साउंड ईजी और ऐसा लगता है आपको कि हम बहुत फेमिलियर इस टॉपिक से, ही तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से आता है. बट क्या होता है एग्जाम में जब इनसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं ना कहीं. तो इसीलिए मेरा एम्फेसिस हमेशा इस बात पे होता है कि हर एक टॉपिक को मैं कवर करूँ, वो भी अच्छी तरह से. एंड इन ऑर्डर टू कवर मोर एंड more topics and practice more and more MCQs, I will providing content regularly. ठीक है, until your exam will be conducted. जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, इस तरह से आपको हर दिन एक टॉपिक, एक छोटे से ही टॉपिक को भले मैं कवर करूं, बट मैं आपको ज़रूर से MCQs प्रोवाइड करती रहूँगी हर उस टॉपिक पे जो मुझे लगता है कि आपके सिलेबस का कहीं ना कहीं ये पार्ट है. ठीक है, आपको हो सकता है मेन हेडिंग में ना दिखे, बट ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस स्टडीज़ या कहीं पे भी आपने जो पढ़ी हैं, ठीक है, ये वही टॉपिक होते हैं. ठीक है, कभी भी मैं सिलेबस से बाहर जाने की कोशिश इसीलिए नहीं करती हूँ आपके लिए. एंड ऑफ कोर्स दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर BHU BCom एंट्रेंस 2021. और अगर आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, 12th कॉमर्स में है, तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके ऑफकोर्स सिलेबस का पार्ट है. बिजनेस स्टडीज़ में आप अभी पढ़ ही रहे होंगे इसे. एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन टुडे आई विल कन्वे दैट अगेन, आई अपलोड वीडियोज़ डेली एंड देर आर मेनी मोर वीडियोज़ टू कम. सो सब्सक्राइब नाउ इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट. तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है. ऑलराइट, तो वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है आपसे कि ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ कॉस्ट रेशियो ऑफ गुड्स आर. तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि दो कंट्रीज हैं जो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं. ठीक है, इनका जो गुड्स की जो कॉस्टिंग है ना, उस कॉस्ट का रेशियो क्या होना चाहिए, तभी ये ट्रेड जो है उनके लिए यूजफुल होगा. यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है. ठीक है, तो ए सेज अनडिटरमाइंड, बी सेज द रेशियो शुड बी डिक्रीजिंग, सी सेज इट शुड बी इक्वल, या डी सेज डिफरेंट. तो देखिए, अगर चीज़ें डिफरेंट नहीं होंगी तो फ़ायदा ही क्या. अगर आपकी कॉस्ट और हमारी कॉस्ट सेम में पड़ रही है तो हम क्यों ना अपनी ही कंट्री में जो है चीज़ें परचेज कर लें या सेल कर लें. हम फर्दर इंटरनेशनल ट्रेड में क्यों इन्वॉल्व होने जाएं, कोई भी कंट्री ऐसे ही करेगी. ठीक है, तो जहाँ पे कॉस्ट रेशियोज डिफरेंट होते हैं वहीं पे जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है अकर होता है बेसिकली. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. जो भी गुड्स वो जिसमें भी डील कर रही हैं दोनों कंट्रीज, उसका जो कॉस्ट रेशियो है वो डिफरेंट होना चाहिए हमेशा. ठीक है, तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 2. इसमें पूछ रहा है कि द टर्म यूरो करेंसी मार्केट रिफर्स टू व्हाट. ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि इस टर्म को आप डिफाइन करिए. यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है, वो कौन सा है. तो ए सेज द इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बी सेज द मार्केट वेयर द बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ऑफ करेंसीज टेक प्लेस आउटसाइड द कंट्री ऑफ इशू, सी सेज द कंट्री विच हैव अडॉप्टेड यूरो एज देयर करेंसी. ठीक है, या डी द मार्केट इन विच यूरो इज एक्सचेंज फॉर अदर करेंसीज. तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी आपको डी वाला सही लग रहा होगा लेकिन ये है नहीं. ठीक है, द टर्म यूरो करेंसी मार्केट बेसिकली ये क्या डिनोट करता है, ऐसा मार्केट जहाँ पे बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स हो रही होती हैं करेंसीज की. ठीक है, एंड दे टेक प्लेस आउटसाइड द कंट्री ऑफ इशू. तो जहाँ पे जिस कंट्री की पर्टिकुलर वो करेंसी है, उस कंट्री के बाहर जो है उसकी, उस कंट्री के जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज हैं उसके बाहर वो कहीं पर भी अगर ट्रेड हो रही है ना, उसे यूरो करेंसी मार्केट बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following theories suggests that firm seeks to penetrate new markets over time. तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ऑप्शंस में जितनी भी थ्योरीज दी हैं इसमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो हमें ये सजेस्ट करती है कि जो फर्म्स होती हैं ना, दे ट्राई टू पेनिट्रेट, यानी दे ट्राई टू एंटर न्यू मार्केट्स ओवर टाइम. ठीक है, यहाँ पे पेनिट्रेट का मतलब एंटर है. ठीक है, टू बी इनटू समथिंग. ठीक है, इस मीनिंग को लीजिएगा. पेनिट्रेट का एक मतलब और होता है टू मेक अ होल. ठीक है, ये वो नहीं है. ठीक है, यहाँ पे समझिएगा इसे. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज सजेस्ट दैट फर्म सीक्स टू एंटर न्यू मार्केट्स ओवर टाइम. तो ऐसा कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें से ऐसी कौन सी थ्योरी है. ठीक है, तो ए सेज इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी, बी सेज प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, सी सेज थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, या डी सेज नन ऑफ द अबव. तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी है ना, इसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जो फर्म्स होती हैं दे ट्राई एंड सीक टू पेनिट्रेट न्यू मार्केट्स एवरी टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं. एंड आप चाहें स्टूडेंट्स तो मेरे आंसर बताने से पहले या मेरे एक्सप्लेन करने से पहले, जहाँ पे मैं क्वेश्चन को रीड आउट करती हूँ, वैसे ही आप वीडियो को पॉज कर लीजिए तुरंत एंड खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. इससे क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट है ना उसकी आप जो है रिवैल्यूएशन कर सकते हैं.
यू कैन इवेल्युएट योर ओन प्रिपरेशन, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप ही के लिए बेटर रहेगा। आप चाहें तो खुद को मार्क्स भी दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं कि आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछ रहा है कि डंपिंग रिफर्स टू व्हाट, ठीक है। तो डंपिंग ये जो टर्म है इसको आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ए सेज रिड्यूसिंग टैरिफ, B says sale of goods abroad at a low price below their cost and price in home market. C says buying goods at low prices abroad and selling higher prices locally. ठीक है। डी सेज एक्सपेंसिव गुड्स सेलिंग फॉर लो प्राइसेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डंपिंग की बेसिकली जो है डेफिनेशन बतानी है कि ये जो टर्म है डंपिंग ये क्या रेफर करता है, किस चीज़ को रेफर करता है, इसकी आपको बेसिकली डेफिनेशन बतानी है। तो देखिए कभी भी जब किसी गुड्स को अब्रॉड सेल आउट किया जा रहा होता है एट अ लोअर प्राइस एंड बिलो देयर कॉस्ट, ठीक है, और जो भी उनका कॉस्ट या प्राइस होता है उनके होम मार्केट में उससे भी लो करके अब्रॉड में सेलिंग उनकी की जाती है, तो ऐसा केसेस में क्या होता है, इसे डंपिंग कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछ रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर बिकॉज ऑफ। इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड में जो है बेसिस ऑफ डिफरेंस किसकी वजह से आता है स्टूडेंट्स, आपको ऐसे फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, ए सेज डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, बी सेज इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, सी सेज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट्स जो है वैलिड हैं। ए अगर आप देखें कि डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये भी एक रीज़न है, एक बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है, ठीक है, वाई इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज़ में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अलग अलग होती हैं। अगर डोमेस्टिक ट्रेड है तो ऑफकोर्स एक ही गवर्नमेंट रन करे सब कुछ, बट इंटरनेशनल ट्रेड के केस में क्या होता है, दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए दो गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं और वहाँ पर दो तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बिल्कुल वैलिड है। बी देखेंगे तो इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ये भी आपका जो है एक डिफर बेसिस ऑफ डिफरेंस बन सकता है अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड को कंपेयर करें, तो ये भी इसीलिए वैलिड है, ये ऑप्शन भी। सी भी है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ये भी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऑल ऑफ द अबव को चूज़ करेंगे यहाँ पे। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती ही रहती हूँ कि जब भी आपको ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव दिखे तो आप समझ जाया कीजिए कि 90% ऑफ द क्वेश्चंस में ना ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द अबव अगर वहाँ पे है तो 90% केसेस में ऐसा होता है कि चांसेस यही होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। बट स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि 10% में नहीं भी होता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप ऑल ऑफ द अबव देखते हैं, हर एक ऑप्शन को ये जरूर चेक किया कीजिए कि वो कितना फिजिबल है, कितना सही जा रहा है आपके क्वेश्चन के साथ। अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सही मिल जाते हैं, से आपको दो ऑप्शंस लग रहा है ये दोनों सही हैं, तो आप बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव पे मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे ए और बी को पढ़ते ही समझ में आ गया था कि ये बिल्कुल वैलिड है, रिलेटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी सीधे सीधे आंसर बन रहा था। इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा एग्जाम में जब आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे चीज़ें, तो बट ये याद रखिएगा कि 90% ऑफ केसेस में ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होता है, बट 10% केसेस में बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है कि बस ऑल ऑफ द अबव देखा और टिक कर दिया, ठीक है। हमेशा मैं इसलिए कहती हूँ कि पढ़ा ज़रूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट, तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि द मार्जिन फॉर अ करेंसी फ्यूचर शुड बी मेंटेन विद द क्लियरिंग हाउसेज बाय, ठीक है। तो जो करेंसी होती है उसका जो मार्जिन होता है, इट शुड बी मेंटेन विद द क्लियरिंग हाउसेज बाय, ठीक है। तो क्लियरिंग हाउसेज के साथ जो भी करेंसी का मार्जिन है ये किसे मेंटेन करना होता है, सेलर को मेंटेन करना होता है या फिर बायर को मेंटेन करना होता है, या आइदर बायर और सेलर, ठीक है, एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन देम, या डी कह रहा है कि बोथ बायर एंड सेलर, ठीक है। तो जो क्लियरिंग हाउसेज जो है क्लियरिंग हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं करेंसी एक्सचेंजेस में, ठीक है। तो उनके साथ मार्जिन किसे मेंटेन करनी होती है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, क्या सिर्फ सेलर को मेंटेन करनी होती है या सिर्फ बायर को, या आइदर बायर और सेलर कर सकते हैं जैसा उनके बीच का एग्रीमेंट हो, या दोनों को ही करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये होगा बोथ बायर एंड सेलर, ठीक है। कभी भी इस तरह के जो क्लियरिंग हाउसेस होते हैं इनके साथ जो भी एसोसिएटेड लोग होते हैं यानी बायर और सेलर दोनों को ही अपनी करेंसी के साथ एक मार्जिन जो है फिक्स रखना पड़ता है, ठीक है। ये मार्जिन उन दोनों को ही मेंटेन करना है, किसी एक के मेंटेन करने से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ बायर एंड द सेलर, ठीक है। तो इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू करेंसी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स एक ऐसे स्टेटमेंट को चूज करना है जो कि रॉन्ग है, ठीक है, सही स्टेटमेंट नहीं है वो, ठीक है। तो ए सेज यहाँ पे देख लेते हैं इस ऑप्शन में क्या मेंशन है। फॉरेन करेंसी टू रुपी ऑप्शन इज अवेलेबल इन इंडिया। बी सेज एन अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी डे ड्यूरिंग इट्स करेंसी,
ठीक है, सी सेज पुट अप ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू सेल द फॉरेन करेंसी, या डी सेज कॉल ऑप्शन विल बी यूज्ड बाय एक्सपोर्टर्स। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, फॉरेन करेंसी टू रुपी ऑप्शन जो है इसकी कन्वर्टेबिलिटी इंडिया में अवेलेबल है ऑफ कोर्स। एंड अमेरिकन ऑप्शन के बारे में अगर आपको नहीं पता है या आपको जानना है स्टूडेंट्स, तो आप रेफ़र कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था फाइनेंशियल मार्केट्स पर, एक वीडियो है जिसमें 100 MCQs मैंने प्रोवाइड किए थे, उसमें मैंने आपको बताया है अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है, यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जब इस तरह के किसी टॉपिक को कवर करूँगी तो मैंने सोचा हुआ है कि इस तरह के जो छोटे छोटे ऑप्शंस वाले जो टर्म है ना, ये आप लोग को कन्फ्यूज़ अगर करते हैं तो मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में भी जो है कवर कर लूँगी, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप देख सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन जो है ना, ये भी करेक्ट है, बी स्टेटमेंट। और सी यहाँ पे देखिए पुट ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू सेल द फॉरेन करेंसी, ये भी सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है स्टूडेंट्स, कॉल ऑप्शन विल बी यूज्ड बाय एक्सपोर्टर्स, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछ रहा आपसे। ए ऑप्शन सेज इट्स कमर्शियल पॉलिसी, बी सेज इट्स फिस्कल पॉलिसी, सी मॉनेटरी पॉलिसी, या डी फाइनेंस पॉलिसी। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिस्कल तो हमेशा गवर्नमेंट को रिलेट करता है। मैंने आपको कई बार बताया कि जहाँ पे भी आप फिस्कल लिखा हुआ देखें आप समझ जाइएगा कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। सी इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा जो करेंसी है हमारी उससे रिलेटेड होता है। किसी भी गवर्नमेंट की अगर आप पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी तो करेंसी से रिलेटेड होती है, तो ये एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स से रिलेटेड तो कहीं नहीं है, ठीक है। डी आपकी फाइनेंस पॉलिसी, ये भी नहीं है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं इतना ईजी सा ये ऑप्शन ही था, तो आप डायरेक्टली रिलेट भी कर सकते थे, एलिमिनेशन से जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। ए जो है ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा, कमर्शियल पॉलिसी कहते हैं जो भी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की रिगार्डिंग दी एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए करेक्ट है, ठीक है, इसे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को डिनोट कर रहा है या फिर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए सेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, बी सेज ट्रेड बिटवीन रीजन्स, सी से ट्रेड बिटवीन प्रोविंसेस, या डी बोथ बी एंड सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी हम रीजन्स या प्रोविंसेस के बीच में अगर कोई ट्रेड कंडक्ट हो रहा है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं मानते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड तब तक नहीं आप कह सकते जब तक दो कंट्रीज़ ना इन्वॉल्व हों, ठीक है। वो जो ट्रेड वो जो कंडक्ट हो रहा है वो अपनी कंट्री, किसी एक कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड ना जा रहा हो, तब तक आप उसे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कंसिडर कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ ए ऑप्शन जो है आपका ये सही है, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दो कंट्रीज़ का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। सिर्फ रीजन्स या सिर्फ प्रोविंसेस या दोनों को भी अगर आप ले लें तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर, मार्केट इन विच करेंसीज बाय एंड सेल एंड देयर प्राइसेस सेटल ऑन इज कॉल्ड, ओके, ये स्टेटमेंट थोड़ा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लग रहा है। मार्केट इन विच करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड एंड देयर प्राइसेस आर सेटल्ड ऑन इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अगर आप नोट्स बना रहे स्टूडेंट्स तो करेक्ट करके लिखिएगा बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे करेक्शंस मैं करती रहती हूँ, जहाँ जो भी क्वेश्चंस इस तरह के रहते हैं जिनमें कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, कई बार स्पेलिंग भी मिस्टेक्स रहते हैं, तो कुछ करेक्शंस मुझसे भी मिस हो जाते हैं। खैर, तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, फिर लिखिएगा कि मार्केट इन विच करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड एंड देयर प्राइसेस आर सेटल ऑन इज कॉल्ड, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसी मार्केट का नाम बताना है आपको जहाँ पे करेंसीज दे आर बॉट एंड सोल्ड, ठीक है, एंड उनके जो प्राइसेस होते हैं वो भी डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, बी है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, सी है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, या डी है यूरो करेंसी मार्केट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हम सब जानते हैं कि यहाँ पे करेंसीज जो है ट्रेड की जाती हैं, एक्सचेंज की जाती हैं। तो यहाँ पे आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड ये ही थे आज के सारे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन 10 तक ही था। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट and these MCQs were clear to you. But if you have any queries, you can drop them in the comment box. I will surely address your concern. And if you have any other concerns, you can mail me at aimforbhu@gmail.com, या फिर आप मुझे Instagram पे भी DM कर सकते हैं। आपको Instagram पे मेरा पेज मिल जाएगा, aimforbhu के नाम से ही सर्च कर सकते हैं आप। And if you like this content, please like the video, share it with your friends and subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you don't miss any update from my channel. Happy learning, students.